गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे से होगे। और जो है आज जो अपनी जो क्लास हो रही है वो काफ़ी दिनों बाद हो रही है। उसका कारण ये था कि नाइन्थ के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, फिर इसका 10th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर वापस से आपकी क्लास है ना चैप्टर वाइज चालू होती है। ये कारण था। दूसरा मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कारण ठंड के बढ़ने से, अचानक ठंड के बढ़ने से मुझे कोल्ड कोल्ड हो गया था, कफिंग भी हो गई थी। उस कारण से भी एक दिक्कत थी जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो चलिए आज से अपन वापस से एक नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं, है ना। सेकंड चैप्टर तक अपन ने पढ़ाई कर ली थी, है ना। जो भी स्टूडेंट अब सेकंड चैप्टर तक पढ़ाई नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सीक्वेंस वाइज वहाँ पे वीडियो अरेंज फॉर्म में दी गई हैं, आप उनको पहले पढ़ के आइए, उसके बाद आप इस चैप्टर में आइएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर हम अपन शुरुआत करें तो नाम क्या है इसका, डाटा हैंडलिंग। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और डेली लाइफ में इसका भर भर के यूज़ है, ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, और आप रिलेट कर पाएंगे कि डेली लाइफ में भी इसका बहुत यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है ना। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए या आप कहीं पे भी आप देखिएगा, न्यूज़ अगर आप देखते होंगे या यदि कहीं पे भी आप ऐसी चीज़ें देखते होंगे जहाँ से सूचना आपको मिलती होगी, तो इसका इस चैप्टर का बहुत यूज़ है ना। आपको अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बेसिकली सुनना है ना, और सुनने के बाद आपको अपना डिसीजन लेना है कि भाई क्या हमें चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। क्योंकि अभी आप क्या हो, 7th क्लास में हो, 7th क्लास के बच्चों में अभी तक आपके पास इतना अभी सेंस नहीं है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, लेकिन विश्वास मानिए मैंने आपको जो एग्जांपल लिए हैं आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले अपने को पढ़ना है कि भाई चैप्टर ओवरव्यू में क्या पढ़ना है ना, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि भाई डाटा होता क्या है ना। कलेक्टिंग डाटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये सब अपने को पढ़ना है ना इंट्रोडक्शन में। फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे अपन एवरेज वगैरह निकालना सीखेंगे, है ना। फिर अपने को क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे अपन क्या बात करेंगे, अगेन एवरेज को कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एवरेज क्यों निकाला जाता है, यूज़ क्या है एवरेज का, ठीक है ना। फिर मोड को पढ़ना है। मोड में अपन देखें कि यदि भाई कोई डाटा दिया है, ठीक है ना, उसमें ये देखेंगे कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है ना। रिपीट होने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को कितनी बार पसंद और नापसंद किया जा रहा है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ, तो यदि आप क्लास 7th में हो और यदि मैंने सभी बच्चों से पूछा कि बच्चों आपको कौन सा गेम पसंद है ना, तो कुछ बच्चे बोले कि सर हमें फुटबॉल पसंद है ना। कुछ बच्चे बोले कि सर हमें क्रिकेट पसंद है, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोले कि सर हमें वॉलीबॉल पसंद है, और कुछ बच्चे बोले कि हमें खो खो पसंद है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने डाटा से निकाली ना, डाटा लिया, डाटा को एक अरेंज फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीज़ निकल गया है कि केवल 2 ही बच्चे थे जिन्हें फुटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल जैसे 15 बच्चे थे, और खो खो 2 बच्चे थे, और क्रिकेट को पसंद करने वाले 30 बच्चे थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये 30 बच्चे जो थे ये सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं क्रिकेट में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, और क्रिकेट में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, तो जो भी स्कूल के आपके जो भी प्रिंसिपल होंगे या जो भी आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा वो क्रिकेट में ज़्यादा पैसा खर्च करेगा, ज़्यादा सामग्री मंगवाएगा, बैटिंग जो बैट्समैन बैटिंग करता है उसके लिए बैट बैट मंगवाएगा, बॉल मंगवाएगा, क्योंकि ज़्यादातर पसंद करने वाले बच्चे कौन से हैं, क्रिकेट। क्रिकेट को ज़्यादातर हमारे देश में ही पसंद किया जाता है, और स्कूल में भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो क्रिकेट को पसंद करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से अपन जो है किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कितनी है, पसंद और नापसंद के हिसाब से तो पूरा देश चलता है ना। यदि आप इलेक्शन में देखें तो इलेक्शन में पहले सर्वे करवाया जाता है कि भाई जैसे मोदी जी चुनाव लड़ते हैं ना, तो मोदी जी का पहले एक सर्वे होता है कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते हैं, या है ना। तो सर्वे निकल के जब आता है कि भाई मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे इन्वेस्ट करती हैं कि हाँ यार। तो ये किससे निकाला जाता है, मोड से निकाला जाता है ना। मोड से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, किसी भी चीज़ को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, है ना, नापसंद करने वाले लोग कितने हैं, और उसके बिहाफ पे देश डिसीजन लेता है, या कोई भी पार्टी जो है डिसीजन लेती है कि भाई कहाँ पे अपने को पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पढ़ना है। मैंने पहले ही बोला था कि इसका बहुत यूज़ है डेली लाइफ, है ना। मैथ्स के जितने भी चैप्टर होते हैं
कुछ चैप्टरों का यूज़ आपकी डेली लाइफ में उतना नहीं है ना, लेकिन कुछ चैप्टर आपको ऐसे दिखेंगे कि जहाँ पे आपको बहुत मजा आएगा, और उनमें से एक चैप्टर ये भी है। फिर अगला आता है मीडियन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मीडियन है और जो है मीन है ना, ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। कैसे, वो मैं आपको जब ये अपन एक 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन होगा। बस आप ये मान के चलिए कि जो भी अपन एवरेज जो होता है ना, वो सारे डाटाओं पे इफेक्ट करता है, और मीडियन जो है वो एक सिंगल डाटा होता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट फिगर जो होता है वो मीडियन से आता है, और सभी का फिगर, सभी के फिगर को एनालाइज करके, ठीक है ना, और उस पे जो भी वैल्यू आती है वो एवरेज के थ्रू निकाली जाती है ना। तो अब ये चीज़ आपको अभी अभी समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि आपने अभी चीज़ों को पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम हर एक टॉपिक की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ बार ग्राफ विथ अ डिफरेंट पर्पस, अपन बार ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जितना अपन ने पढ़ा उसकी समरी की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें कि भाई डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है भाई, कलेक्टिंग ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल एंड फिगर। न्यूमेरिकल फिगर को क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में, यदि मैं बोलूँ कि भाई गर्ल्स कितनी है ना, तो बोलेंगे भाई गर्ल्स हैं आपकी क्लास में 15 है ना, बॉयज़ हैं आपके क्लास में 20 है, तो ये क्या हो गया, डाटा हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल फिगर, आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल फिगर आएगा उसको अपन बोलेंगे डाटा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, आप बोलेंगे सर 100 करोड़ अपन मान के चलते हैं अभी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है ना। इसमें अगर हम डाटा की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भाई मेल कितने हैं, ठीक है, या फीमेल कितने हैं, ठीक है, तो जब ये चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कलेक्टिंग डाटा, है ना, कि डाटा को पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डाटा। डाटा का मतलब आपको समझ में आया कि जो भी आपके सामने न्यूमेरिकल है, नंबर्स में जो फिगर दिखेंगे उसे अपन क्या बोल देंगे, डाटा बोल देंगे। लेकिन ये नंबर फिगर, ये जो नंबर्स लिखे हैं फिगर में, आएंगे कैसे भाई, हवा में तो आएंगे नहीं, जब आप इसको कलेक्ट करेंगे, जब आप इसको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आएगा। तो जैसे मान के चलिए हमें पूरे भारत देश की जनसंख्या निकालनी है, वही अपन देखें कि कितनी जनसंख्या है ना। तो गवर्नमेंट सर्वे करवाती है ना, अपने जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या करवाती है, सर्वे करवाती है। और सर्वे में पता चलता है कि भाई 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें मेल है आपके, मान के चलिए 50-50 का रेशो अपन लेके चलें, तो 70 करोड़ आपके मेल मान लीजिए और 70 करोड़ आपके फीमेल, ठीक है ना, ये रेशो निकल के आया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कलेक्टिंग एंड डाटा। अगर इसमें और भी अगर अपने को डाटा कलेक्ट करना है तो हिंदू कितने हैं इसमें, ठीक है ना, मुस्लिम कितने हैं, है ना, रिलीजियन के बिहाफ पे अगर अपन बात करें, है ना, कि हिंदू मुस्लिम कितने हैं, है ना, सिख कितने हैं, फिर उसमें भी अगर अपन जाति के हिसाब से बात करें, कास्ट के हिसाब से बात करें, तो वो एक डाटा निकल के आता है, और वो डाटा को अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डाटा, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब वो चाहे इंडिया की पॉपुलेशन हो गई, चाहे वेदर रिपोर्ट हो गया, ठीक है ना, मौसमी डाटा हो गया कि भाई आज जो है, आज का टेम्परेचर जो है कितना है, जैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, ठीक है ना। मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो मौसम के हिसाब से या वेदर के हिसाब से डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डाटा। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है, ये वी नीड टू अरेंज, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा इन प्रॉपर वे। भाई आपने डाटा लिया, उसको कलेक्ट किया, लेकिन उसको एक प्रॉपर वे में रखना है ना। भाई जैसे आपने वेदर रिपोर्ट ली, तो वेदर रिपोर्ट को आपको वेदर रिपोर्ट की जगह रखना है। पॉपुलेशन अगर इंडिया की निकालनी है तो उसको एक अलग डिपार्टमेंट में रखना है, ठीक है ना। आपने स्टेट वाइज निकाली है तो उसको एक अलग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया और आने वाले 2-3 सालों में अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई आपने जो सर्वे किया था, आपने जो इंडिया की पूरी जनसंख्या को कैलकुलेट किया था, तो आप ये बताइए कि उस समय जो है हिंदू कितने थे या मुस्लिम कितने थे, है ना। तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आप ढूंढेंगे तो पता चला आपने सब एक जगह रख दिया है, उसमें पता नहीं चल रहा है कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है ना। या बोल दिया कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर ये बताइए कि भाई कितने हिंदू हैं या कितने आदिवासी बेल्ट के लोग हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको एक प्रॉपर वे में रखना, है ना, सिस्टमेटिक, कि आपको कभी भी किसी भी टाइम गवर्नमेंट के थ्रू अगर आपको बोला जाए कि ये निकाल के बताइए, तो आप तुरंत उस चीज़ को, डाटा को ढूंढ पाएँ आप, है ना, तुरंत डाटा को ढूंढ पाएँ। पहले क्या होता था, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, ठीक है ना,
तो लोग बाग डाटा ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तो डाटा को ढूंढने में बहुत आसानी होती है ना। सिर्फ आप एक, लेकिन वहाँ भी आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही चीज़ों को रखनी होगी, तभी आप वहाँ भी चीज़ों को देख पाएंगे। जैसे आपकी स्कूल में जो मार्कशीट वगैरह रखी होती है ना, या आप देख सकते हैं कि भाई 7th क्लास का डाटा अलग आपको मिलेगा, ठीक है ना, या 9th क्लास का डाटा आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 9th क्लास का भी डाटा और 7th क्लास का भी डाटा 8th क्लास आपका एक जगह रख रख दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि मिसमैनेजमेंट की दिक्कत आती है, ठीक है ना। फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं, है ना। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ेंगे कि भाई, इसको अपन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उससे पहले बात करें कि भाई ये जो अपन ने पढ़ा है इसका यूज़ क्या है। भाई अपन डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है, कि जब तक अपने को इसका यूज़ नहीं पता होगा तब तक अपन ये नहीं जान पाएंगे कि इसको पढ़ना क्यों है, ठीक है ना, इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला यूज़ होता है क्रिकेट स्कोर में। आपने देखा होगा कि भाई विराट कोहली ने पिछले 10 इनिंग में, पिछले 10 इनिंग में इतने स्कोर किया, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, और किसी एक ऐसे ग्राउंड में मैच खेलने जाते हैं जहां उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है, जैसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो पता चला कि विराट कोहली ने पिछले 2-4 इनिंग में रन नहीं बनाए हैं, और वो क्रिकेट खेलने गए, और क्रिकेट खेलने गए जैसे ही तो उनके सामने एक डाटा निकल के आया, उनको दिखाया गया कि देखिए साहब, आप इस ग्राउंड में बहुत अच्छा खेलते हैं, आपकी जो एवरेज है, ठीक है ना, आपकी जो एवरेज है वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भाई 70 की एवरेज है, मतलब कम से कम आप 70 रन तो जरूर मारते हैं यहाँ, है ना, इतनी अच्छी एवरेज है। तो पता चला कि जब विराट कोहली की चीज़ पता चला तो वो आउट ऑफ फॉर्म से क्या आ गए, इन फॉर्म आ गए, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये ताकत होती है डाटा की, ठीक है ना। तो यहाँ से एक एवरेज वाला भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। एवरेज भी अपने को पढ़ना है, और ये जो डाटा का मतलब ही यही है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी पर्पस, कोई भी पर्पस अपने को जानना है तो उसके लिए अपने को डाटा का इस्तेमाल करते हैं। और डाटा का इस्तेमाल करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, कई बार चीज़ें बदलती भी हैं, ठीक है ना। कैसे बदलेंगी, जब अपन आगे इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा वेदर रिपोर्ट में आपने जैसे देखा कि इस साल बारिश बहुत बहुत तेज हुई थी, ठीक है ना। तो कई एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे पहले 20 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, है ना, ये 20 साल पहले इतनी सर्दी पड़ी थी। कैसे बता पाए, उनके पास एक डाटा है, उनके पास ये डाटा है कि भाई 20 साल पहले मतलब कि 2005 में इतनी इतनी बारिश हुई। अब अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि अभी जो बारिश हुई या अभी जो ठंड पड़ रही है, कि 20 साल पहले इतनी तेज ठंड पड़ी थी, तेज बारिश हुई थी। उन्होंने एक डाटा रखा है अपने कंप्यूटर पे कि भाई 20 साल पहले इतने बारिश हुई, है ना, 25 बारिश हुई थी, उसके बाद इतनी बारिश नहीं हुई, ठीक है ना। फिर उनके पास स्टेट वाइज भी डाटा होता है। तो इस तरीके से वेदर के बारे में भी बहुत आसानी से डाटा का इस्तेमाल करके बताया जाता है। क्लास में आप अटेंडेंस वगैरह लगाते होंगे, ठीक है ना, तो जो भी टीचर आता है तो देखता है कि भाई जो कौन कौन ज़्यादा अपसेंट है, तो पता चलता है कि जो बैक बेंचर्स हैं, है ना, आपकी क्लास में जो बैक बेंचर्स होते होंगे वो ज़्यादा अपसेंट होते हैं। तो उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि भाई इनके पेरेंट्स को बताया जाए कि ये जो है 30 दिन, जो भी महीने में जो है 4-5 दिन या 6 दिन अपसेंट रहते हैं, या ये देखा गया कि ये हर शनिवार को नहीं आते, ठीक है ना। कई बार आपके टीचर जो है डाटा के थ्रू ये पता कर लेते हैं कि आप जो है हर सैटरडे छुट्टी मारते हो, तो उससे क्या होता है, उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये बच्चा जो है हर सैटरडे छुट्टी मार रहा है ना। तो इसके पेरेंट्स को भाई बताया जाए कि ये छुट्टी मार रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे व्यूज़ आते हैं, वो भी एक डाटा होता है कि भाई आपकी कौन से वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ हैं, कौन से वीडियोस में कम व्यूज़ हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो आप देखते होंगे कि जो एजुकेशन चैनल उसमें व्यूज़ कम होते होंगे, लेकिन अगर मैं इधर उधर की बातें करने लग जाऊँ तो व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो इस प्रकार का भी डाटा यूट्यूब देती है ना। आप मेल कितने देख रहे हैं आपकी वीडियो को, फीमेल कितने देख रहे हैं, कौन सी एज के बच्चे ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है ना। 18 से 24 साल के बच्चे हैं, है ना, मान के चलिए 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं वो आपकी वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हैं। तो यूट्यूब में भी जो है इस डाटा का इस्तेमाल होता है। फिर गेम और स्कोर में तो होता ही होता है कि भाई गेम्स में आप देखते होंगे कि पहली चीज़ की स्कोर कितना हुआ है ना। स्कोर वगैरह जानने में, आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो वहाँ भी जो है डाटा को देख के आप चीज़ों को करते हैं कि हमने पिछले जो पबजी में पिछला गेम खेला था उसमें हमारा हाईएस्ट स्कोर कितना है ना। तो मतलब अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ये है, तो कई कई लोग उसको बीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
फिर आपने देखा होगा हेल्थ और फिटनेस। हेल्थ और फिटनेस में देखा होगा कि जब आप दौड़ते हैं या कोई एक मोटा सा इंसान, उसको टारगेट दिया जाता है कि आपको डेली जो है 1000 स्टेप चलने हैं ताकि आपका पेट कम हो। तो आजकल तो ऐसी ऐसी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जहाँ पे आपको हार्ट रेट वगैरह सब बाकायदा जो है देखने मिलता है, उसका पूरा एक डाटा होता है ना उस वॉच में। तो वहाँ भी डाटा का इस्तेमाल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस में, जब अपने देश में चुनाव होते हैं, है ना, तो उसमें डाटा की भरमार होती है। बिना डाटा पे तो बात ही नहीं होती। कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले, किस राज्य से कितने वोट मिले, है ना, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, पिछले चुनाव में इनकी क्या स्थिति थी, ठीक है ना, बीजेपी को कितने वोट मिले थे। इस बिहाफ पे क्या होता है, वो अपना एक उम्मीदवार खड़ा करती हैं कि भाई इस एरिया से इनके वोट ज़्यादा आते हैं तो इसको खड़ा करो, है ना, उम्मीदवार को वहाँ पे खड़ा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि डाटा के बिहाफ पे, है ना, वो उम्मीदवार जीत भी जाता है। तो चुनाव में अब देखिए कि देश का पूरा चुनाव डाटा पे बेस्ड है। अगर आपने डाटा को अच्छे तरीके से समझ लिया तो इसका मतलब आप देश में देश का सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानना हो कि भाई ये जो भी नेता है ये क्या काम कर रहा है, तो डाटा के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन कौन सी स्कीम लाई, काम करने का तरीका क्या है। और जो विपक्षी दल होते हैं, मतलब जो अपोजिशन में जो पार्टी होती है, वो भी चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाती है ना। तो अभी आप छोटे बच्चे हैं तो अभी आपकी चीज़ उतनी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ कहानी की तरह चीज़ को सुनना है, देखना है। समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बार बार आपके हर क्लास में आने वाली हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बार तो चीज़ें ज़रूर देखनी है, ताकि वहाँ पे जब आप देखें तो आपको ये चीज़ ना लगे कि भाई ये चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। जब ये मोड और मीडियन आप पढ़ें तो आपको ये चीज़ पता है कि हाँ हमने 7th क्लास में पढ़ा था। जब आपके टीचर 8th क्लास में या 9th क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो आपके मुँह से हाँ निकलना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था, कि हाँ मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एवरेज। ये इतनी इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या आपका जो मेंटल लेवल होना चाहिए वो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिर जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। अच्छा, इसकी बात मैं करूँ तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ कुछ नहीं होती है। एवरेज, जो अपन एवरेज निकालते हैं उसी को अपन ने बोल देते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। अब कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते वो अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना, वो क्या क्या पढ़ा है कि भाई चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, ठीक है ना। ये जो जो टॉपिक पढ़ने हैं इनका यूज़ क्या है, ये होते क्या है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। अभी मैं उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप हर एक टॉपिक पे जब अपन बात करेंगे तो अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप जल्दी से नोट कर लीजिए, है ना। मैं यहाँ से किनारे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसको अच्छी राइटिंग से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है ना। अगली क्लास जो होगी अपनी अगले दिन होगी। तब तक के लिए आप जो है इसको नोट कीजिए और अच्छे से थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए, है ना। रिवीजन करेंगे तो ही आप मैथ्स जो है अच्छी तरीके से बनेगी। और कोई भी समझ में नहीं आती है तो ज़्यादा दिमाग में लोड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिमाग को लोड देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो हो सकती है वो ख़राब हो सकती है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें पहली बार ऐसा ना हो कि जब आप 8th क्लास में जाएँ या 9th क्लास में जाएँ तो आपके लगे कि चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हमने पढ़ी थी, याद भले नहीं आ रहा है लेकिन हाँ पढ़ी थी, है ना। एक आध दो रिवीजन करेंगे तो याद आ जाएगा। इस लेवल इतना आपको पढ़ना है, इस लेवल का आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।